और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और आपको बताते हैं कैसे प्यादे वाजे गुनाह का वजीर बन गया। सोचिए, एक पुलिस वाला कैसे खुद को सबसे ताकतवर समझने लगा। कैसे एक पुलिस वाला मुंबई के अंदर यह सोचने लगा कि सारी ताकत उसके पास है। देखिए जरा, सबसे पहले सचिन वाजे की क्राइम कुंडली में सबसे पहला पड़ा। नाम सचिन वाजे, पेशा असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस, पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। वाजे के गुनाहों का चिट्ठा बहुत लंबा है। 1990 में सचिन वाजे ने महाराष्ट्र पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। वाजे की पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली थी। इसके बाद साल 1992 में उसे ठाणे ट्रांसफर कर दिया गया और वाजे को स्पेशल स्क्वाड का इंचार्ज बनाया गया। इसी के साथ सचिन वाजे ने छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के कई गुर्गों को मौत के घाट उतारा था और इसी के बाद में वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाने लगा। वर्दी का रौब और सितारों की हनक उस पर ऐसी सवार हुई कि वो एक के बाद एक गुनाहों का पन्ना लिखता चला गया। तो सचिन वाजे गुनाहों का पन्ना लिख रहा था, लेकिन उन पन्नों में सबसे पहला पन्ना आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आखिर क्या हुआ सचिन वाजे की जिंदगी में जो सचिन वाजे की पुलिस फोर्स से बाहर कर दिया गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वाजे की एक क्राइम कुंडली है, जरा ध्यान से देखिएगा। 2002 में दरअसल घाटकोपर, मुंबई के घाटकोपर में एक धमाका हुआ। इसके बाद 2 लोगों की इस धमाके में मौत हुई और 50 लोग घायल हुए, लगभग 50 से ज्यादा इसमें घायल हुए थे। इसके बाद क्या हुआ ये आपको दिखाएं। 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। सचिन वाजे उस पुलिस फोर्स में उस वक्त था जिसमें 8 लोगों को घाटकोपर धमाके के बाद अरेस्ट किया गया। इन 8 लोगों में एक शख्स था, एक लड़का था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ख्वाजा यूनिस की गिरफ्तारी हुई और ख्वाजा यूनिस के बारे में आपको बताएं कि कस्टडी में ख्वाजा यूनुस की मौत हो गई। जी हां, और यह आरोप लगा सचिन वाजे पर। आरोप सचिन वाजे पर लगा कि सचिन वाजे की कस्टडी में था आखिर ख्वाजा यूनुस, तो उसकी मौत कैसे हुई। तो 2004 में हुआ यह कि सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया और सचिन वाजे को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि इस ख्वाजा की मां हाईकोर्ट गई और सचिन वाजे पर आरोप लगाए बेटे की मौत और हत्या के। जरा सुनिए ख्वाजा यूनुस की मां को, सुनिए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी मां आज भी सचिन वाजे को हत्यारा मानती है। उसकी मां का कहना है कि सचिन वाजे ने उनके बेटे को मारा है। सुनिए जरा उस मां को। सचिन वाजे को क्यों लिया गया है जबकि वो कातिल है ख्वाजा यूनुस का, और कोर्ट में हमारा केस चढ़ा था। तो मगर उन्होंने, सरकार ने सचिन वाजे को तरक्की पर लिया गया क्योंकि अपने मवाद के लिए, किसी को पकड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया कि सचिन वाजे को उसको तरक्की दिया गया। हालांकि वो ख्वाजा यूनुस का कातिल है। तो हमने भी कहा है कि आपने ख्वाजा यूनुस के कातिल को क्यों लिया गया है, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिए। तो मैं कहती हूँ कि अब सचिन वाजे कुछ अगर आप पहले से एक्शन लेते थे कुछ, तो आगे ये ऐसी बात नौबत नहीं आती। आप सुन रहे थे ख्वाजा यूनुस की मां को, जो सचिन वाजे को दरअसल मानती है अपने बेटे का हत्यारा। ख्वाजा यूनुस की मां का कहना है सचिन वाजे के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बेटे को इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन आपको बताते हैं सचिन वाजे की वापसी कैसे हुई। सचिन वाजे तो सस्पेंड हो गया था 2004 में, वापसी कैसे हुई जरा देखिए। 2007 में, यानी 2004 में सस्पेंड हुआ, 3 साल बाद 2007 में सचिन वाजे ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके आगे क्या हुआ, इस्तीफा पुलिस फोर्स ने मंजूर नहीं किया। इस्तीफा देने के बावजूद उसके बाद वाजे की राजनीति में एंट्री हो गई, यानी 2007 में इस्तीफा दिया, फिर वाजे ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। वाजे की राजनीति में एंट्री के बाद 2020 में, जून 2020 यानी 2004 में इस्तीफा और सस्पेंशन और 2020 में पुलिस फोर्स में वापसी। पूरे 16 साल के बाद वाजे ने फिर से पुलिस फोर्स में वापसी की। 16 साल बाद सोचिए एक शख्स की दोबारा वापसी हुई
रिव्यू कमेटी ने मंजूरी दी, यानी 2020 में कमेटी बनाई गई जिसने रिव्यू किया। और उस कमेटी की अगुवाई कौन कर रहा था? देखिए जरा, नाम गौर से पढ़िए। परमवीर सिंह उस रिव्यू कमेटी को दरअसल लीड कर रहे थे, यानी परमवीर सिंह ने मुहर बैठाई कि वाजे को वापसी की जाए। अब यहां से शुरू होती है बड़ी बात कि 16 साल बाद सचिन वाजे की एंट्री तो हो गई मुंबई में, लेकिन सचिन वाजे खुद को और कानून से ऊपर समझने लगा। सचिन वाजे खुद को सबसे पावरफुल और ताकतवर समझने लगा। सचिन वाजे को लगता था कि कानून उसकी जेब में है, संविधान से वो ऊपर है। और मुंबई में सचिन वाजे कुछ इसी तरह से एक जिले से दूसरे जिले में लोगों की गिरफ्तारियां भी कर लेता था। देखिए जरा ये रिपोर्ट कि सचिन वाजे कैसे इतना ताकतवर हो गया। First you get out of this. First you get out of this. Get out of this. 16 साल के बाद सचिन वाजे की दोबारा पुलिस फोर्स में वापसी हुई तो वाजे ने आते ही गुनाहों की एक और किताब लिखनी शुरू कर दी। वाजे खुद को मुंबई का मालिक समझने लगा। वर्दी का गुमान उस पर ऐसा हावी हुआ कि संविधान कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने में गुरेज नहीं की। First you get out of this. Get out of this. Get out of this. मुंबई पुलिस का वाजे कानून को अपनी जेब में रखने लगा। क्राइम की किताब में वाजे गुनाहों का एक के बाद एक पन्ना जोड़ता चला गया। अब सवाल यह उठता है, किसकी सरपरस्ती में वाजे इतने कारनामों को अंजाम देता रहा? वाजे खुद कारनामों को अंजाम दे रहा था या फिर किसी के आदेश की तामील कर रहा था? अचानक एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई कि वो कानून, संविधान, सब कुछ दरकिनार करने लगा? सोचिए, सचिन वाजे खुद को इतना ताकतवर समझने लगा था कि खुद को कानून से ऊपर समझ रहा था। और कई बार ज्यादा ताकत, ज्यादा सत्ता का नशा ही ले डूबता है, और वही सचिन वाजे को ले डूबा। देखिए उसके बाद सचिन वाजे ने साजिश क्या रची। जब वही बात है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, यही कुछ सचिन वाजे के साथ हुआ। सबसे पहले सचिन वाजे ने, सोचिए, देश के सबसे रईस मुकेश अंबानी के घर के बाहर साजिश रच दी विस्फोटक रखने की। यह थी एंटीलिया नाम की साजिश। मनसुख, जब सचिन वाजे फंसा तो उसने मनसुख मर्डर की साजिश रची, ऐसे आरोप सचिन वाजे पे हैं। और उसके बाद एक के बाद एक कैसे साजिश रचता गया। कारोबारियों से वसूली का इल्जाम सचिन वाजे पर था कि कारोबारियों से उगाही करे। सोचिए, एक पुलिस वाला वर्दी में उगाही कर रहा था मुंबई के अंदर, यह आरोप भी है। न सिर्फ कारोबारियों से बल्कि बिल्डर्स से भी उगाही कर रहा था सचिन वाजे। लेकिन ये उगाही, ये साजिशें ज्यादा दिन चल नहीं सकी। आपको बताएं, इन साजिशों के बाद एनआईए ने सचिन वाजे पर शिकंजा कसा। जी हां, सचिन वाजे, सोचिए, खुद को मुंबई का बॉस समझ रहा था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसने खुद खाकी वर्दी पहनी हुई है। लेकिन एनआईए ने जब शिकंजा कसा, एनआईए ने जब कानून के हाथ सचिन वाजे के गले तक पहुंचाए, तो परत दर परत सब कुछ खुलकर सामने आ गया, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। देखिए जरा। सचिन वाजे का कद इतना बढ़ चुका था कि उसने देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक तक प्लांट करने की साजिश रच डाली। सचिन वाजे ने साजिश का कुछ ऐसा जाल बुना था वो जांच एजेंसियों के शिकंजे में ना आए। शुरुआती दौर में हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की पत्नी ने जब वाजे पर आरोप लगाया तो फिर एक के बाद एक साजिश के तार खुलना शुरू हो गए। सबूत नंबर 1, विस्फोटक के साथ एंटीलिया के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली वो वाजे इस्तेमाल करता था। सबूत नंबर 2, जहां विस्फोटक मिला वहां सीसीटीवी में वाजे नजर आया। सबूत नंबर 3, होटल में बैग के साथ घुसा वाजे, बैग में विस्फोटक होने का शक जताया गया। सबूत नंबर 4, रेड लाइट पर मनसुख के साथ दिखा वाजे, एक गाड़ी में दोनों नजर आए। सबूत नंबर 5, जिस अस्पताल में मनसुख का पोस्टमार्टम हुआ वहां भी वाजे नजर आया। एक के बाद एक सुराग और सबूतों की कड़ियां जुड़ती गई और वाजे के गले में कानून का फंदा कसता गया। तो जैसे ही यह खबर आई कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो गई है,
अब बारी थी सचिन वाजे के बॉस की। जी हां, सचिन वाजे उसी हेडक्वार्टर में जाता था और बैठता था जहां परमवीर सिंह कमिश्नर होकर बैठते थे। यानी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद पहली तलवार जो चली वो परमवीर सिंह पर चली, और परमवीर सिंह जो मुंबई के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, उनका ट्रांसफर होमगार्ड विभाग में कर दिया गया। देखिए जरा, सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर सीधे सीधे हथौड़ा चला परमवीर सिंह पर। एक तरफ तो वाजे पर शिकंजा कसा, तो वहीं बॉस परमवीर पर भी गाज गिरी। पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर परमवीर को होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया। एंटीलिया केस में वाजे का नाम सामने आते ही परमवीर सवालों में आ गए थे और फिर परमवीर को कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। माना जा रहा है कि परमवीर पर गाज इसलिए गिरी क्योंकि सचिन वाजे परमवीर को ही रिपोर्ट करता था, लेकिन जब गृह मंत्री अनिल देशमुख ने परमवीर पर सवाल उठाया तो परमवीर बौखला गए। आरोपों से परमवीर इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने एक चिट्ठी बम फोड़ दिया और इसी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आ गया। बीजेपी हमलावर हो गई। जी हां, परमवीर सिंह की कुर्सी जाते ही परमवीर सिंह ने दरअसल एक चिट्ठी लिखी। परमवीर सिंह की यह चिट्ठी पूरी महाराष्ट्र की सियासत को हिला चुकी है। परमवीर सिंह ने चिट्ठी में क्या लिखा, मजमून आपको बताते हैं। परमवीर सिंह ने लिखा, कई बार वाजे गृह मंत्री से मिला। वाजे कई बार गृह मंत्री से मिला, परमवीर सिंह ने लिखा। और वाजे गृह मंत्री से मिला यानी देशमुख ने उगाही की डिमांड की। वाजे को 100 करोड़ रुपए, जी हां, वाजे को 1750 बार और रेस्टोरेंट से वसूली के लिए कहा गया। वाजे को 100 करोड़ की उगाही के लिए कहा गया, टारगेट दिया गया, यह कहना था परमवीर सिंह का। और इस चिट्ठी के बाद, क्योंकि इस चिट्ठी में सीधे सीधे गृह मंत्री देशमुख पर इल्जाम लगाए गए थे, इसलिए सियासत हिल गई। सवाल यह है कि परमवीर सिंह की इस चिट्ठी के बाद एक तरफ महाराष्ट्र की सियासत हिली हुई थी, दूसरी तरफ एनआईए का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। यानी देश की सबसे बड़ी एजेंसी सबूत तलाश रही थी सचिन वाजे के खिलाफ, एंटीलिया के खिलाफ, मनसुख मर्डर केस के खिलाफ। और तलाशते तलाशते एनआईए पहुंची मीठी नदी के किनारे। जी हां, मीठी नदी में जब 11 गोताखोर उतरे तो एक के बाद एक जो सबूत निकलकर सामने आए वो हिला देने वाले। सोचिए, ये ऐसे सबूत हैं कि ये पूरी साजिश खुलकर सामने आ जाएगी। देखिए जरा। एनआईए हर रोज एक के बाद एक खुलासे कर रही है। बांद्रा में वाजे को लेकर एनआईए की टीम उस नदी तक पहुंच गई जहां पर साजिश को छिपाने के लिए सबूतों को दबाने की कोशिश की गई। एनआईए की कार में वाजे कई घंटों तक मीठी नदी पर मौजूद रहा और उसकी निशानदेही पर गोताखोरों ने नदी में सबूतों की तलाश की। 3 घंटे तक चली छानबीन में मीठी नदी ने कई राज उगले। एनआईए की टीम को नदी से 2 हार्ड डिस्क, 2 सीपीयू, 2 सीसीटीवी डीवीआर, 1 प्रिंटर, 1 लैपटॉप और 2 नंबर प्लेट जांच एजेंसी को नदी से मिले। उसकी मुस्तैदी से तफ्तीश की जा रही है। फॉरेंसिक लैब के सहारे एनआईए जानने की कोशिश करेगी कि इन सबूतों में साजिश का कौन सा राज छिपा है। और आइए आपको दिखाते हैं मीठी नदी से जो निकलकर सामने आया वो क्या क्या है। देखिए जरा, मीठी नदी से क्या क्या सबूत निकल कर आए। हमने आपको दिखाया था, ये जो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये सब कुछ मीठी नदी से निकला है। लेकिन सवाल ये कि इन सारे सबूतों से जो निकलकर सामने आएगा वो इस पूरी साजिश को बेनकाब कर देगा। सीपीयू निकल कर आया, 2 हार्ड डिस्क निकली है, 2 सीपीयू एक और निकला है, सीसीटीवी डीवीआर यानी जो सीसीटीवी कहा गया तबाह कर दिए गए या मिले नहीं वो डीवीआर ये है, यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। इसके अलावा देखिए, एक प्रिंटर निकला है, एक लैपटॉप निकला है। इनसे क्या क्या निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको बताता हूं, ये जो लैपटॉप देख रहे हैं आप, ये जो लैपटॉप, मैं चाहूंगा जूम करके जरा दिखाएं, ये जो लैपटॉप आप देख रहे हैं, इस लैपटॉप से क्या क्या निकलेगा ये आपको बताता हूं। आइए,
लैपटॉप सोचिए, क्या ये सचिन वाजे का लैपटॉप था? अगर ये सचिन वाजे का लैपटॉप था तो इस लैपटॉप से सचिन वाजे ने उस दौरान क्या क्या किया है, ये मैं आपको बताता हूं कि सचिन वाजे ने क्या क्या इस लैपटॉप से किया है और क्या क्या लैपटॉप के जरिए निकल कर सामने आ सकता है। जी हां, वाजे का ये लैपटॉप हो सकता है, पहली बात। और अगर ये वाजे का लैपटॉप है तो सोचिए क्या होगा, लैपटॉप में साजिश का पूरा प्लान होगा कि पूरी प्लानिंग क्या सचिन वाजे ने लैपटॉप पर की। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जो धमकी की चिट्ठी, आपको याद होगा स्कॉर्पियो की गाड़ी, यानी मुकेश अंबानी के घर जो स्कॉर्पियो खड़ी थी उसमें जो चिट्ठी रखी थी, क्या वो चिट्ठी, धमकी की चिट्ठी इसी लैपटॉप से लिखी गई, इसी लैपटॉप पर टाइप की गई वो धमकी की चिट्ठी? लैपटॉप में ही क्या गुनाह के सबूत हैं? तो लैपटॉप से बहुत से सबूत निकल कर सामने आ जाएंगे। इसके अलावा आपको बताएं, न सिर्फ ये लैपटॉप बल्कि आपको बताते हैं कि प्रिंटर, जो प्रिंटर निकला है वो आपको बताऊं कि उस प्रिंटर से क्या निकलकर सामने आ सकता है। जल्दी से आप आइए, मैं आपको दिखाऊं कि वो जो प्रिंटर निकला है उस प्रिंटर से क्या निकलकर सामने आ सकता है। प्रिंटर से जो निकलकर सामने आएगा वो मैं आपको बताऊं। स्कॉर्पियो देख रहे हैं आप, ये स्कॉर्पियो देख रहे हैं आप, इसी स्कॉर्पियो में एक चिट्ठी निकली थी, आपको याद होगा। वो चिट्ठी में लिखा था, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया, इसके आगे चिट्ठी में लिखा था ये तो सिर्फ एक झलक है, वो जो प्रिंटर अगली बार सामान पूरा आएगा। यानी ये स्कॉर्पियो के अंदर जो चिट्ठी थी और इंतजाम पूरा हो गया है, ये चिट्ठी का मजमून है जो स्कॉर्पियो में रखी हुई थी। मेरा सवाल ये है, वो विजुअल मैं फिर से दिखाऊंगा, मेरा सवाल ये है, जो मीठी नदी से निकला है, जो मीठी नदी से सबूत निकले हैं, ये सबूत, ये जो प्रिंटर आप देख रहे हैं, प्रिंटर जो आप देख रहे हैं ये रखा है, ये जो प्रिंटर आप देख रहे हैं, इस प्रिंटर से ही क्या वो चिट्ठी लिखी गई, धमकी वाली चिट्ठी? और अगर इस प्रिंटर से वो धमकी वाली चिट्ठी लिखी गई है तो सोचिए अब आगे क्या होगा, क्योंकि यहां से वहां तक आपको बहुत से सबूत नजर आ रहे हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है, ये सीसीटीवी डीवीआर। सीसीटीवी डीवीआर का मतलब होता है जो घर के बाहर सीसीटीवी लगा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इसी में होती है। अब आप सोचिए कौन कौन से डीवीआर हैं जो नष्ट कर दिए गए, यानी कौन कौन से सीसीटीवी हैं जिसे तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की गई। सोचिए क्या इसमें वो डीवीआर भी है जो सचिन वाजे के घर पर सीसीटीवी लगा था, उसकी रिकॉर्डिंग भी है? जरा रिपोर्ट देखिए। वाजे अपने गुनाहों को छिपाने के लिए सबूतों को तबाह कर रहा था, अपने गुनाह की परछाई को भी मिटा देना चाहता था, लेकिन मीठी नदी से उसके पाप का सबसे बड़ा सबूत निकल आया, जिनमें सीसीटीवी के 2 डीवीआर शामिल थे। अब सवाल यह, क्या ये वही डीवीआर हैं जो वाजे की सोसाइटी साकेत कॉम्प्लेक्स से गायब हुए थे? कल एनआईए ने बांद्रा की मीठी नदी से साजिश के कई सबूत बरामद किए। उसमें वो डीवीआर भी मिले जो कि सचिन वाजे की तरफ से नष्ट किए गए थे। माना जाता है कि ये वो डीवीआर हैं जो कि साकेत कॉम्प्लेक्स जिसमें सचिन वाजे रहता था उसकी पूरी फीड थी और उसे नष्ट करके मीठी नदी में डंप कर दिया गया। एनआईए की जांच में पहले भी सामने आ चुका है कि एपीआई रियाजुद्दीन काजी जो वाजे का बेहद करीबी था, काजी ने वाजे की सोसाइटी को चिट्ठी लिखकर सीसीटीवी के डीवीआर मांगे थे। वो खुद उन डीवीआर को लेने के लिए ठाणे के साकेत कॉम्प्लेक्स पहुंचा था। आपको बता दें कि डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है, यानी इसी में तमाम सीसीटीवी फुटेज मौजूद होती है। और एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए के दावे के मुताबिक भी इस केस में कई सीसीटीवी फुटेज गायब हैं, जिन्हें वाजे या फिर उसके सहयोगियों ने नष्ट किया। फिलहाल मीठी नदी से मिले सबूतों की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। डीवीआर से भी डेटा रिट्रीव करने की कोशिश होगी, जिसके बाद उन सीसीटीवी में दफन राज सामने आ जाएंगे। जी हाँ, आइए आपको बताते हैं कि ये सिर्फ सीसीटीवी डीवीआर नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसे तबाह करने की कोशिश की गई। आप जानते हैं, आपको मिलवाने जा रहे हैं हम सचिन वाजे के राइट हैंड से, सचिन वाजे का दाहिना हाथ, जो सचिन वाजे का पार्टनर इन क्राइम था, यानी सचिन वाजे के कहने के हिसाब से सब कुछ कर रहा था और सारे सबूतों को नष्ट कर रहा था। न सिर्फ सबूत नष्ट कर रहा था बल्कि साजिशें भी रच रहा था, और साजिशों में बराबर का शामिल था सचिन वाजे का ये राइट हैंड मैन।
वाजे के हर गुनाह का सबसे बड़ा राजदार, वाजे का पार्टनर इन क्राइम, वाजे का वो साथी जो उसके साथ एक साए की तरह रहता था, वाजे का वो भरोसेमंद जो उसके इशारे पर हर गुनाह को अंजाम देता था। उसका वो सबसे करीबी प्यादा जो उसकी हर साजिश का होता था अहम किरदार, मुंबई पुलिस का वो एपीआई रियाजुद्दीन काजी जो था वाजे का सबसे बड़ा राजदार। एंटीलिया केस में रियाजुद्दीन काजी को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफी कुछ पता था। इसके बावजूद वो न सिर्फ चुप रहा बल्कि वाजे के इशारे पर रियाजुद्दीन काजी ने उसका पूरा साथ भी दिया। लेकिन गुनाहों के सुराग छूटते गए और अब एक एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। वसूली कांड के मास्टरमाइंड वाजे ने सबूतों की सफाई का कोई मौका नहीं छोड़ा, मगर वाजे की वसूली कंपनी में दायां हाथ था एपीआई रियाज काजी। जिस रफ्तार से एनआईए की जांच बढ़ रही है उससे साफ है कि एंटीलिया की साजिश के सबसे बड़े गुनाहगार को अपने गुनाहों का भुगतान करना पड़ेगा और इस साजिश के सरदार के साथ ही हर किरदार का हिसाब होगा। एनआईए ने भी रियाजुद्दीन काजी से अब तक 8 बार पूछताछ की है, जिसके बाद काजी ने वाजे के कई राज फाश कर दिए और इस केस में सरकारी गवाह बन गया। अब यह भी जान लीजिए दरअसल ये काजी है कौन, काजी कहां कहां देखा गया, सचिन वाजे के साथ किस किस क्राइम में शामिल था। दरअसल ये जो काजी है वाजे की सोसाइटी गया था, ये वाजे की सोसाइटी का डीवीआर मंगवाया था। क्यों? क्योंकि वाजे की सोसाइटी में गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में उस गाड़ी की तस्वीरें थी। अब ये काजी का पहला काम ये था वाजे को जब इस मामले से हटा दिया गया कि वो सारे सबूत नष्ट कर दे, तो इसने उसकी सोसाइटी में एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के जरिए उसका डीवीआर मंगवाया, उसे नष्ट कर दे जिससे सचिन वाजे को बचा सके। फर्जी नंबर प्लेट भी इसी ने बनवाई, सीसीटीवी फुटेज भी मैंने आपको दिखाई थी। इसके अलावा सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की इसने कि वो सारे सबूत नष्ट कर दिए जाएं जिससे सचिन वाजे को बचाया जा सके। उसमें सीपीयू डीवीआर नष्ट करने की कोशिश की गई। तो ये थे काजी के अब तक किए हुए गुनाह। काजी खबर यह है कि सरकारी गवाह बन सकता है और अगर काजी सरकारी गवाह बन गया तो फिर सचिन वाजे के दिन और कम बचेंगे, क्योंकि सारे गुनाहों की लिस्ट काजी के पास मौजूद है सचिन वाजे की। तो सचिन वाजे का काउंटडाउन तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन बस अब गुनाह की परतें खुलती जा रही हैं और सलाखें और बेड़ियां और मजबूत हो जाएंगी कि बाहर ना निकल पाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब नुसरत जहां की। नुसरत जहां वैसे तो टीएमसी की सांसद हैं, दीदी की परछाई की तरह उनके साथ हर जगह चलती हैं। आपने भी देखा होगा कई बार अपने बयानों को लेकर भी वो सुर्खियों में रही हैं। लेकिन नुसरत जहां का कहना है कि उनके पास ममता बनर्जी के लिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं है। ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने में 1 घंटे से 1 मिनट ज्यादा वो नहीं निकाल सकती। देखिए जरा, एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है और बीजेपी ने उसे ट्वीट किया। दीदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रैलियों में मौजूद रहने वाली नुसरत जहां, दीदी के सुख और दुख में शामिल रहने वाली नुसरत जहां, दीदी के विरोधियों पर बरसने वाली नुसरत जहां, लेकिन जरा ठहरिए, अब ये सुनिए। মেন রোড আগে গিয়ে পুরো ক্লিয়ার, ওখান থেকে 1 কিলোমিটার আছে। আরে এসো এসো, আজকে ওই মেন রোডে উঠে গিয়ে পাবেন, সামনে মেন রোড, মানে হাফ কিলোমিটার আছে মেন রোড। ঠিক আছে ভাই, তোমার কি ইন্ডিকেটরের জন্য 1 ঘন্টার উপর আমি করছি, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য করি না, ঘন্টা করছো। वीडियो में नुसरत जहां को ये कहते सुना जा सकता है कि मैं 1 घंटे से ज्यादा वक्त से चुनाव प्रचार कर रही हूं, इतना तो मैं मुख्यमंत्री के लिए भी नहीं करती। इतना कहने के तुरंत बाद नुसरत गाड़ी से उतरकर चली जाती हैं। ये वीडियो बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और इसके साथ ही तंज करते हुए लिखा है #ममता लूजिंग नंदीग्राम, यानी दीदी नंदीग्राम में हार रही हैं। फिलहाल वीडियो वायरल है
और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो तब का है जब नुसरत जहां पश्चिम बंगाल में एक रोड शो कर रही थी, लेकिन इसी दौरान उनका मूड किसी बात को लेकर बिगड़ गया, जिसके बाद वो प्रचार गाड़ी से नीचे उतर गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये वीडियो किस तारीख और किस जगह का है। तो नुसरत जहां ने कहा 1 घंटा तो मैं दीदी के लिए भी नहीं निकालती हूं। बढ़ते हैं आगे। आपने सुना होगा बंगाल में हर रोज हिंसा हो रही, कोई नई बात नहीं। कुछ वक्त पहले हिंसा हुई 85 साल की। 85 साल की एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा गया और उनकी आज मौत हो गई। तस्वीरें देखिए, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। जो भी एक नजर देखेगा उसकी रूह कांप जाएगी। आखिर कोई किसी मां को इस बेरहमी से कैसे पीट सकता है? देखिए जरा तस्वीरें, लेकिन आप सुनकर और गुस्से से भर जाएंगे। इस मां की अब मौत हो गई, यह अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप टीएमसी के वर्कर पर लगा कि टीएमसी के लोगों ने मारा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस मां का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुनिए जरा उसके बेटे को। वो लोग टीएमसी के थे, आप ऐसा कुछ आरोप लगाते हैं? না, ওরা ওরা আমাকে বলে দিল বিজেপি মারার ঠিক, এই কারণেই আমি বলছি তোলে আমার বিরোধী পার্টি হবে। क्या कहते नहीं, इन्होंने बता रहा है जब वो लोग आए थे इसको बुरी तरह से पीटे, वो लोग बता रहा था कि क्या आप बीजेपी कर रहे हो, इसीलिए इसको मालूम हो रहा है, इसीलिए ये लगा रहा है कि शायद जो ये इनका अनुमान है कि टीएमसी लोगों का ही वो हमला था। तो बुजुर्ग मां तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन इस पर सियासत जारी है। देखिए जरा, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी कह रही है कि 2 मई के बाद यह सब नहीं चलेगा। तुम्हारा यूपी का क्या हाल है? उनकी गुंडा ने किया तो 85 ईयर्स ओल्ड। पश्चिम बंगाल में शोभा माजूमदार की मौत के बाद सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक तरफ बीजेपी ममता सरकार में टीएमसी की खुली गुंडागर्दी पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शोभा माजूमदार की मौत पर ट्वीट करते हुए कहा, बंगाल की बेटी शोभा माजूमदार जी की मौत को लेकर गुस्सा हूं, जिन पर टीएमसी के गुंडों ने बर्बरतापूर्वक हमला किया था। शोभा माजूमदार के परिवार का दर्द ममता दीदी का लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ेगा। बंगाल हिंसा मुक्त कल के लिए लड़ेगा। बंगाल हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए लड़ेगा। ममता बेगम को पूछ लीजिए, उनकी गुंडा ने किया तो 85 ईयर्स ओल्ड, 66 साल के एक इसको बांग्ला में बोलता है, कैंपेन कर रहा है। एक तरफ बीजेपी ने इसे बंगाल की बेटी पर हमला करार दिया है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा कि बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा पर शाह चुप क्यों है। ट्वीट कर बोलते हैं बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, तुम्हारा हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है, तখন কি অমিত শাহর মুখে লুকো প্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে? तो एक बार फिर से बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र सामने आ चुका है। और आइए बात करते हैं अभिनेता से नेता बने एक शख्स की। बात हम कर रहे हैं कमल हसन की। कमल हसन तमिलनाडु के चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं जोर शोर से। 154 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं कमल हसन, जिनको आपने फिल्मों में देखा होगा, 70 mm के पर्दे पर देखा होगा। आजकल वो सड़कों पर वोट मांगने निकल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि देश का युवा उनके लिए वोट करेगा। देखिए जरा। तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर एक और अभिनेता अपनी पहचान बनाने को उतर चुका है। मक्कल निधि मय्यम नाम की पार्टी बनाने के बाद कमल हसन अब प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। पुडुचेरी में प्रचार के लिए पहुंचे कमल हसन का स्वागत उनके चाहने वालों ने किया। पत्रकारों से बात करते हुए कमल हसन ने कहा कि युवा देश के भले के लिए वोट करें। I think it's a seed for change, and let Tamil Nadu and Pondicherry set the trend for the rest of the country. कमल हसन एयरपोर्ट से प्रचार के लिए शिवाजी स्टेडियम गए और प्रचार किया। जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद तमिलनाडु की राजनीति में कोई बड़े कद का नेता नहीं है।
ऐसे में कमल हसन का ये दांव क्या करामात दिखाएगा, इसका इंतजार सभी को है। फिल्मी पर्दे पर कमल हसन ने सैकड़ों किरदार निभाए हैं और कई बार लोगों को चौंकाया है। पर्दे पर कमल हसन के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या फैंस वोट में बदलेंगे, इस सवाल का जवाब सिर्फ आने वाला समय दे सकता है। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि कमल हसन, जिनकी फिल्म आपने चाची 420 देखी होगी, क्या तैयारी है तमिलनाडु के चुनाव में उनकी। आपको बताते हैं कमल हसन ने क्या तैयारी की है। दरअसल आपको बताएं, तमिलनाडु में 234 सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी, यानी एक चरण में। और कमल कोयंबटूर साउथ से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कमल हसन खुद चुनावी मैदान में है कोयंबटूर दक्षिण से। इसके अलावा एमएनएम 154 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये कमल हसन की पार्टी है एमएनएम, जो 154 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमएनएम का दरअसल दो पार्टियों से गठबंधन है, यानी कोलिशन कर कमल हसन चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कमल हसन चुनाव बेशक लड़ रहे हो, उन्हें उम्मीद है कि युवा उन्हें वोट देने वाला है, लेकिन 2 मई के नतीजे बताएंगे कि कमल हसन की दाल चुनाव में कितनी गलने वाली है। बड़ी बात यह है। लेकिन आपको बता दें, कमल हसन पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि शायद उन्हें जीत मिलेगी। तमिलनाडु की स्थिति आपको पता है कि डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं और वहां कमल हसन कितनी दाल उनकी गलने वाली है, वक्त बताएगा। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही।